लॉरेंज विक्षेपण सूत्र से किस तरह से काउची तथा सेल्समियर सूत्रों की व्युत्पत्ति की जा सकती है और किस तरह से सामान्य विक्षेपण की व्याख्या की जा सकती है, इसके बारे में इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। सामान्य विक्षेपण हेतु ओमेगा का मान ओमेगा के से बहुत भिन्न होना चाहिए। इस स्थिति में आपतित विकिरण का अवशोषण नहीं होता है, अतः सामान्य विक्षेपण के लिए ओमेगा के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन आई ओमेगा गामा के। अतः समीकरण 20 से ये कंडीशन रखें तो हमारे पास समीकरण 22 प्राप्त होगी। एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एन ई स्क्वायर बाई एम एप्सिलॉन 0 समेशन फॉर के एफ के अपॉन ओमेगा के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। समीकरण 22 से स्पष्ट है कि चूँकि ओमेगा के इज ग्रेटर देन 0 सो एन स्क्वायर इज पॉजिटिव अर्थात एक वास्तविक राशि होगी। दूसरी बात, ओमेगा के बढ़ने से एन का मान बढ़ता है। इस प्रकार ये दोनों बिंदु सामान्य विक्षेपण की घटना को दर्शाते हैं। अब हम पहले सेल्समियर के सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे। चूँकि c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, सो c बाई लैम्डा इज न्यू एंड न्यू इज टू ओमेगा बाई 2 पाई, सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू c। सो ओमेगा के कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 pi c upon lambda k. Therefore, n square can be written as 1 plus n e square by epsilon 0 m summation for k f k upon omega k square minus omega square. That can be finally written as equation 23 by putting the value of omega k and omega and then taking lambda square outside, and we will get the equation n square is equal to 1 plus summation for k a k lambda square upon lambda square minus lambda k square. That is nothing but Sells-Meyer's formula, where a k is equal to n square f k lambda k square upon 4 pi square m epsilon 0 c square is a constant, जो कि kth अवशोषण बैंड की नेचर पे, उसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है। So now we will deduce Cauchy's formula. If omega is less than omega k, that is to say if lambda is greater than lambda k, then we can write the equation n square is equal to 1 plus epsilon k a k lambda square. By taking lambda square common in equation 23, we will get the equation by using binomial theorem, and ultimately we will reach the equation n square is equal to a plus b by lambda square, which is Cauchy's formula, and a is a constant 1 plus summation k a k and b is another constant summation for k lambda k square by lambda square. So this is all about the normal dispersion, and now we will switch over to anomalous dispersion या असामान्य विक्षेपण क्या होता है। जब ओमेगा का मान अवशोषण बैंड की परास ओमेगा के निकटस्थ नियर बाय में होता है, तब ओमेगा के साथ एन का मान बहुत तेजी से परिवर्तित होता है। यह परिवर्तन आपतित विकिरणों के माध्यम द्वारा अवशोषण के कारण होता है, जो कि असामान्य विक्षेपण को दर्शाता है। सरलता की दृष्टि से माना माध्यम में एक ही प्रकार के दोलक उपस्थित है जिनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 है। Therefore we can write n square is equal to 1 plus n e square upon m epsilon 0 summation for k f k omega k square minus omega square minus I gamma k ओमेगा में ओमेगा 0 इज इक्वल टू ओमेगा के तथा गामा के इज इक्वल टू गामा तथा एन एफ के इज इक्वल टू एन के बराबर एन रख दिया जाए तो हमारे पास समीकरण आ जाएगी n square is equal to 1 plus n e square by m epsilon 0 into 1 upon omega 0 square minus omega square plus I gamma omega. So n will be under root of this quantity. That is our equation number 1.
यदि गैस की डेंसिटी बहुत कम हो तो n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1. सो इन दैट केस इफ n इज इक्वल टू 1 देन 1 प्लस समथिंग दैट इज द सेकेंड term should be less than 1. So what we have is, or use neglecting higher orders, and if we use binomial theorem we will have n is equal to 1 plus half आगे आ जाएगा n e square upon m epsilon 0 into 1 upon omega 0 square minus omega square minus I gamma omega. तो जैसा कि कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को सॉल्व करते हैं, अगर हम ऊपर नीचे डिनोमिनेटर की अपोजिट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, दैट इज ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस आई गामा ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, तो वी विल गेट द इक्वेशन n is approximately equal to, because we have approximated already, 1 plus n e square upon 2m epsilon 0 omega 0 square minus omega square plus I gamma omega upon omega 0 square minus omega square whole square plus gamma square omega square. So n can be written as 1 plus real term plus iota into another real term. So what we have is n is equal to n1 plus iota n2, where n1 is obviously the first term, n e square 1 plus n e square this quantity, and n2 is equation number 5 as it is already mentioned. अब हम n1 और n2 की अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें ओमेगा के साथ में, तो ये ग्राफ ये डायग्राम नंबर 1 है हमारा, और ये डायग्राम नंबर 2 है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे. पहले हम डायग्राम 1 की बात करते हैं. तो अभी हमने देखा कि असामान्य विक्षेपण की स्थिति में जो n का मान है वो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होता है, बिकॉज n इज इक्वल टू n1 प्लस आयोटा n2. तो जैसा कि मैंने बताया डायग्राम थोड़ी देर पहले, n1 और n2 के डायग्राम 1 में दिखाए गए हैं. अब इन डायग्राम से व्हाट वी कैन कंक्लूड इज, नंबर 1, वास्तविक भाग n1 का मान ओमेगा के साथ आरंभ में बढ़ता है, जैसा कि चित्र नंबर 1 में दिखाया गया है. आरंभ में बढ़ता है जो कि सामान्य विक्षेपण को दर्शाता है. जब ओमेगा का मान स्वाभाविक या अनुनादी आवृत्ति ओमेगा 0 के निकट होता है, तब n1 का मान तेजी से घटता है और ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 पर n इज इक्वल टू 1 हो जाता है, जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है. अब यदि ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा 0 कर दिया जाए, तो अब n1 का मान 1 से कम होता जाता है तथा अवशोषण बैंड से दूर होने पर n का मान वापस बढ़ने लगता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है. अवशोषण बैंड में n1 का ओमेगा के साथ परिवर्तन असामान्य विक्षेपण को दर्शाता है, और अवशोषण बैंड की चौड़ाई जो डायग्राम 1 में दिखाई गई है अवमंदन गुणांक गामा के मान के बराबर होती है. अब अगर हम n2 की बात करें, तो n2 का n1 के साथ अगर आलेख देखें, तो जैसा कि आलेख में दिखाया गया है, ओमेगा के बढ़ने से पहले n2 का मान बढ़ता है. जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 हो जाता है, तो ये अधिकतम मान n e स्क्वायर अपॉन 2m एप्सिलॉन 0 गामा इंटू ओमेगा 0 हो जाता है. और उसके बाद यदि ओमेगा का मान और बढ़ाया जाए, तो ये पुनः तेजी से घटने लगता है. सामान्य विक्षेपण की स्थिति में चूंकि n2 टेंड्स टू 0 होना चाहिए, इसलिए n इज इक्वल टू n1 प्लस आयोटा n2 से n इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू n1, जो कि एक वास्तविक राशि होती है. अवशोषण बैंड की परास में n एक सम्मिश्र राशि होती है, क्योंकि ये असामान्य विक्षेपण को दर्शाता है. यदि गैस में विभिन्न स्वाभाविक आवृत्ति वाले इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, तो अब हम समेशन करेंगे, तो हमारे पास n1 आ जाएगा 1 प्लस n e स्क्वायर अपॉन 2m एप्सिलॉन 0 समेशन फॉर k ओमेगा k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस गामा k स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एंड n2 इज इक्वल टू 1 प्लस n e स्क्वायर 2m एप्सिलॉन 0 समेशन फॉर k गामा k ओमेगा अपॉन ओमेगा k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस गामा k स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. और अब यदि n1 व n2 के ओमेगा के साथ ग्राफ खींचें, तो ये डायग्राम 2 के अनुसार होंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है. तो इस केस में हमें अलग अलग अवशोषण बैंड मिलेंगे
जैसा जिसको डायग्राम में गामा 1 से, गामा 2 से और गामा 3 से दिखाया गया है। तो इस तरह से अगर हम एक ही आवृत्ति के अणु लें तो हमें एक अवशोषण बैंड प्राप्त होगा, लेकिन अगर हम डिफरेंट आवृत्ति नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाले अणु अगर गैस में मौजूद है तो हमें एक से अधिक अवशोषण बैंड प्राप्त होंगे।